नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपना इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा था, है ना, ईंधन सेल। तो उसको भी आज अपन पढ़े ले रहे और इसके बाद ये जो चैप्टर है अपना ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद अपन रासायनिक बलगति के बारे में, यानी कि नया चैप्टर अपन शुरू करेंगे जिसका नाम है रासायनिक बलगति या केमिकल काइनेटिक्स। तो मैंने चित्र को क्या है पहले से ही बना के रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, है ना। तो ये ईंधन सेल का ये चित्र बना हुआ है और है ना, इसकी जो क्रिया विधि है, इसका उपयोग है, कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब अपन इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो जो ईंधन सेल है वो कुछ इस प्रकार का होता है और नाम से ही स्पष्ट है, एक तरह का इसमें ईंधन उपयोग किया जाता है ना। जिसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा उसकी विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो इस प्रकार का जो ईंधन है या जो सेल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये प्रदूषण मुक्त होते हैं, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है और बाकी सेलों की अपेक्षा इसमें क्या है, अधिक ऊर्जा भी, है ना, प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या है, लगभग 74% है ना विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इसमें भी क्या है, ईंधन रहता है जिसका दहन करके ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, ठीक है। और उस ऊष्मा का उपयोग, है ना, जो इसमें हाइड्रोजन और जो मान के चलो जो ऑक्सीजन गैसें हैं, ठीक है ना, तो इससे पानी बन जाता है और पानी बनने के बाद उसको क्या भाप में बदला जाता है और भाप में बदलने के बाद उसको क्या है टरबाइन पर प्रवाहित किया जाता है, जिससे टरबाइन क्या है घूमने लगती है। टरबाइन घूमेंगे तो उसको क्या है जनरेटर होता है, उसके साथ में जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अलावा इसका जो अंतरिक्ष स्पेस होता है, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम, उसमें भी क्या है इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें भी क्या है विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है और एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा की जिसमें क्या है प्रदूषण किसी प्रकार का ना हो, है ना। तो वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। और चूंकि इसमें क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको H2O2 ईंधन सेल भी कहते हैं, या केवल इसको ईंधन सेल बोल दे, या फिर इसमें इसका उपयोग होता है तो अपन इसको ईंधन सेल बोल सकते हैं। तो पहले इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं जो कि क्या है कार्बन यानी कि ग्रेफाइट के हैं ये, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या है, ये कार्बन के लगे हुए हैं, कार्बन यानी कि ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जिसमें क्या है एक इलेक्ट्रोड क्या है कैथोड का कार्य कर रहा है और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो क्या है एनोड का कार्य कर रहा है। इसके अलावा इसके जो अंदर है इसमें अम्लीय या क्षारीय, है ना, विलयन भर दिया जाता है ना, जल मिला करके इसमें अम्लीय या फिर क्षारीय कोई एक, है ना, जल में अम्ल या क्षार मिला देंगे और इसके अंदर इसमें क्या है भर दिया जाता है। इसके अलावा ये कुंडली देख रहे होंगे आप, ये प्लेटिनम तार की कुंडली है, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या है ये प्लेटिनम तार की कुंडली क्या है लपेट देते हैं और इसमें क्या होता है एक साइड से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, है ना, अंदर भरी जाती है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस अंदर भरी जाती है ना। तो जैसे ही इसमें ये दोनों गैसें आती हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ क्रिया होती है जिससे क्या है पानी बनता है, ठीक है। पानी बनेगा और वो क्या होगा गर्म होगा, पानी को फिर, है ना, इसमें पानी बन जाएगा और यही पानी क्या है गर्म होकर के भाप बन जाता है और भाप बनने के बाद, है ना, उस भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है और उसको क्या है जनरेटर से जोड़ देते हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसमें अपन कुछ रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं, ठीक है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो पहले होती है कैथोड पर, पहली जो क्रिया है वो होगी कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होता है तो उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं कैथोड पर। और आपको पता है कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, ठीक है, कैथोड पर क्या होता है अपचयन होता है, कैथोड पर अपचयन होगा। क्रिया क्या होगी, ये क्रिया होगी कि ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन के 4 आयनों और 4 इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करता है। जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन आयन और प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन, इनसे क्रिया करके ये क्या बना लेता है पानी बना लेता है, यानी कि 2H2O बना लेगा। ये कैथोड पर क्रिया होती है। कैथोड पर मतलब इस वाले इलेक्ट्रोड पर ये क्रिया होती है जिसमें क्या है ऑक्सीजन आती है
और 4 हाइड्रोजन आयनों और 4 इलेक्ट्रॉनों इनसे क्रिया करके क्या बना लेती है ना, पानी बना लेती है। एक कैथोड पर क्रिया होती है, इसी प्रकार एनोड पर क्रिया होती है, और एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद होगा एनोड पर, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और इसमें जो क्रिया होगी वो होगी हाइड्रोजन क्या है, 4 हाइड्रोजन आयन और 4 इलेक्ट्रॉन बनाता है। जो 2H2 है यानी कि हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, ये 4 हाइड्रोजन आयन बनाएगा और 4 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करेगा ये। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्सीकरण होगा, जिसमें क्या हाइड्रोजन 4 आयन बनाता है, पॉजिटिव आयन और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दोनों जी क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगे। ये दोनों क्या है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, यानी कि 2H2O बन जाएगा। ई नॉट रिडक्शन यानी कि 0.22 वोल्ट, इसमें जो वोल्टता उत्पन्न होगी यानी कि ई नॉट जब रिडक्शन होगा इसमें, ठीक है, रिडक्शन, तो इसमें वोल्टता उत्पन्न होती है 1.229 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें जो वोल्टता है विभव उत्पन्न होगा 1.229 वोल्ट। और ऑक्सीडेशन, इसमें जो है, इसमें ऑक्सीडेशन, इसमें 0 वोल्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 0 वोल्ट ऑक्सीडेशन में, 0.0 वोल्ट, इसमें कोई है ना वोल्टता या विभव उत्पन्न नहीं होता है। इस संपूर्ण अभिक्रिया को अपन लिख सकते हैं। तो संपूर्ण अभिक्रिया कुछ इस प्रकार की होगी, या जिसको अपन संपूर्ण सेल अभिक्रिया बोलते हैं। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया होगी इसकी 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसमें पानी बन जाएगा, यानी कि 2H2O बन जाता है। ये संपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, ये इस साइड है ना, ये चीजें, दोनों चीजें, ये साइड है और ये साइड है, तो ये कैंसिल हो जाती है ये संपूर्ण अभिक्रिया में। ठीक है, ये क्या है, O2 आएगा और यहाँ पे 2H2, ये O2H2 और ये बना लेता है 2H2O। ठीक है, तो ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया होती है। और इसका जो EMF है, ठीक है, तो EMF होता है, यदि अपन EMF की बात करें, ठीक है, E नॉट सेल, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है E नॉट सेल का, E नॉट कैथोड, E नॉट कैथोड, कैथोड पर क्रिया हो रही, तो E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। वैल्यू रख देंगे इसमें अपन, ठीक है, इसमें क्या रखेंगे अपन, वैल्यू रख देंगे, तो यह आ जाएगा 1.22 माइनस में 0 बराबर में 1.229 वोल्ट। ठीक है, ये ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाती है इसमें। ठीक है, ये क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाती है, यानी कि इससे अपन इतनी वोल्टता उत्पन्न कर सकते हैं इससे। इसके बाद और भी प्रकार के है ना ईंधन सेल है, अन्य प्रकार के, इसमें NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुछ और प्रकार के भी इसमें ईंधन सेल हैं, जिसमें क्या है, NaOH का के सांद्र विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में। इसमें जो विद्युत अपघट्य अपन ने क्या लिया है, अम्लीय या क्षारीय जल का विलयन लिया है, लेकिन उसमें क्या लेते हैं अपन, सांद्र NaOH का विलयन ले लेते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग अपोलो है ना स्पेस प्रोग्राम में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और अन्य हाइड्रोकार्बन ऑक्सीकरण ईंधन सेल, ठीक है, एक और होता है हाइड्रोकार्बन और है ना ईंधन सेल, जिसमें अपन एथेन और मेथेन का उपयोग करते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीकरण सेल भी होता है। और जो सबसे सफल ईंधन सेल है वो आपका यही होता है। ठीक है, सबसे सफल ईंधन सेल यही होता है ना, H2O2 ईंधन सेल।
इससे क्या है वो है ना अच्छी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग है ना अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा है ना, इस ईंधन सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में है ना, इसका उपयोग क्या है अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया गया था है ना। ईंधन है मतलब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में और पानी पे है ना शुद्ध पानी प्राप्त करने में इसका उपयोग किया गया था इस ईंधन सेल का, ठीक है ना। तो इससे क्या है पेयजल प्राप्त करने में भी इसका उपयोग किया गया था। ये मैंने पहले ही बताया कि एक प्रदूषण मुक्त होते हैं, यानी कि इनसे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। यानी ईंधन सेल की जो दक्षता है ना उसको अपन इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ईंधन सेल की जो दक्षता है ना, ये दक्षता का फॉर्मूला होता है दक्षता बराबर डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच गुणा में 100 इसके द्वारा अपन ईंधन की जो दक्षता है इसकी वो अपन ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। डेल्टा जी क्या है, ये मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। डेल्टा जी क्या है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, और डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल क्या है अपना कंप्लीट हो जाता है। और इसका उपयोग हम बता ही चुके हैं कि उपयोग इसका क्या है ना विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए या विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसी टॉपिक के साथ अपना जो चैप्टर है वो अपना समाप्त होता है, ठीक है। तो आज अपन ये वाला जो चैप्टर है अपना समाप्त होता है, और आज अपन क्या है जो अगला नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक बलगति, तो उसके बारे में कुछ है ना सामान्य जानकारी अपन है ना पढ़े ले रहे हैं, और उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगला जो अपना चैप्टर है चैप्टर 3 वो है रासायनिक बलगति, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। तो अपन इसके बारे में जान लेते हैं कि रासायनिक बलगति होती क्या है। तो एक भी क्या है, ये रसायन विज्ञान की एक है ना शाखा होती है, जिसमें क्या होती है जितने भी अपन अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनकी गतियों के बारे में, मतलब अभिक्रिया धीमी हो रही है, तेज हो रही है, सामान्य हो रही है, ठीक है, तो इसके बारे में, इसके वेग के बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी अपन परिभाषा देख लेते हैं रासायनिक बलगति की, या जिसको अपन केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो यह रसायन विज्ञान की, यह रसायन विज्ञान की, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं, जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं की गतियों, रासायनिक अभिक्रियाओं की गतियों यानी कि वेग, वेग के, रासायनिक अभिक्रियाओं की गतियों के मापन के आधार पर, गतियों के मापन के आधार पर उनकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, उनकी क्रियाविधि आधार पर उनकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, उनकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये रासायनिक बलगति होती है, जिसमें अपन
जितनी भी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, है ना, तो उसको अपन क्या है, उनका जो वेग होता है या उनकी जो गति होती है, ठीक है, तो उसके आधार पर उसका मापन करके अपन उनकी क्रियाविधि का इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जो अभिक्रियाएं हैं या गति के आधार पर जो अभिक्रियाएं हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, गति के आधार पर ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें पहला होती है तात्क्षणिक, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक या फिर तीव्र अभिक्रिया, तात्क्षणिक या तीव्र अभिक्रिया, तात्क्षणिक या फिर तीव्र अभिक्रिया। मतलब ये ऐसी अभिक्रिया है ये जो बहुत, है ना, तेज गति से होती है ना, इनका जो वेग है ये बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो तीव्र वेग से या तीव्र गति से होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं, ये क्या कहलाती हैं? आपकी तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उनके पूरा होने में जो समय है वो 10 की घात -16 से 10 की घात -14 सेकंड लगता है। इनको पूरा होने में 10 की घात -16 से 10 की घात -14, 10 की घात -14 सेकंड का समय लगता है, सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में, है ना, 10 की घात -16 से 10 की घात -14, है ना, तक का समय लगता है इसमें। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है ना, इसमें आयनिक अभिक्रियाएं आती हैं। ठीक है, जैसे कि BaCl2 H2SO4, जैसे कि BaCl2 प्लस में H2SO4। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रिया है ये बहुत तीव्र गति से होती है। इसमें क्या बनता है? BaSO4 और प्लस में 2HCl, ये बन जाता है इसमें 2HCl। ठीक है, इसी प्रकार और भी अभिक्रियाएं हैं। AgNO3 प्लस में NaCl, AgNO3 प्लस में NaCl। ठीक है, ये आपस में क्रिया करके ये क्या बना लेंगे? ये बना लेते हैं AgCl NaNO3, AgCl NaNO3। ठीक है, तो ये क्या है? ये तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं, ये बहुत जल्दी, है ना, बहुत तीव्र गति से होती हैं। और एक प्रकार की ये क्या है? ये आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि इसमें आयन बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? आयन बनते हैं, जिसके द्वारा ये क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत तीव्र गति से होती हैं। इसके बाद है मंद अभिक्रियाएं। ठीक है, इसके बाद दूसरे प्रकार की है मंद अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, जो क्या है? बहुत धीमी गति से होती हैं। ठीक है, इनको होने में काफी समय लगता है, तो ये आपकी मंद अभिक्रियाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? ये मंद अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि अमोनिया का बनना, जैसे कि अमोनिया का बनना N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ठीक है, जो अमोनिया बनती है, ठीक है, तो ये भी क्या है? एक तरह की मंद अभिक्रिया है। इसी प्रकार कोयले का दहन, ठीक है, भूगर्भ से जो कोयला, जो पेट्रोलियम होता है ना, तो उसके बनने में भी क्या है? बहुत, है ना, ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, दहन में तो कम समय लगता है, दहन तो उसका जल्दी हो जाता है, लेकिन उसकी जो बनने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना, बहुत लंबे समय तक चलती है कोयला और पेट्रोलियम बनने की जो क्रिया है। ठीक है, तो इसके बाद है कुछ सामान्य अभिक्रियाएं भी हैं। एक तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जिसको अपन सामान्य अभिक्रियाएं बोलते हैं, सामान्य अभिक्रियाएं। सामान्य अभिक्रियाएं, है ना, इनको ना तो ज़्यादा कम समय लगता है और ना ही क्या है? ज़्यादा जल्दी हो पाती हैं। ठीक है, तो ये सामान्य अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना H2 प्लस में I2 इज इक्वल टू 2HI।
ठीक है। तो एक सामान्य अभिक्रिया है ना, जो क्या है, ना तो इसको ज़्यादा इसके बीच की अवस्था होती है, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रियाओं के बीच की अवस्था होती है, ना तो इसको बनने में ज़्यादा समय लगता है और ना ही इसको बनने में कम समय लगता है। ठीक है। तो ये सामान्य अभिक्रिया कहलाती है। तो वेग के मतलब गति के आधार पर अपन ने, है ना, 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और सामान्य अभिक्रियाएं। ठीक है। अब इसके बाद इसमें कुछ और टॉपिक भी आते हैं, जैसे कि अभिक्रिया का वेग, औसत एवं तात्क्षणिक। ठीक है। अब इसके बाद अपन को अभिक्रिया का वेग पढ़ना है और अभिक्रिया की, है ना, औसत अभिक्रिया की दर भी पढ़ना है। ठीक है। तो इस चीज को अपन, इन टॉपिकों को अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको जो ईंधन सेल जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद जो रासायनिक बलगत की है तो इसका जो सामान्य परिचय है, और इसके अलावा कुछ जो अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, जो सामान्य तौर पर, है ना, पढ़ी जाती है ना, तो वो अपन ने इसमें पढ़ ली है। अब इसके बाद अंदर के जो मेन जो टॉपिक है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो अगली क्लास में अपन को अभिक्रियाओं का वेग पढ़ना है, जिसमें, है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर भी अपन पढ़ेंगे, और उसके साथ में कुछ इसके न्यूमेरिकल सवाल भी हैं, उनको भी अपन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।